हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 4 प्रोसेसेस की हेल्प से कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रोसेस अगर हम देखें 4 प्रोसेस क्या क्या होती हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी होती है ये सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस। सिनगैमी का मतलब होता है गैमेट्स का फ्यूज़न, के 2 गैमेट्स पास में मेल क्या कहते हैं स्पर्म और कौन सा गैमेट, ओवम, ये दोनों पास में आएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिनगैमी बोलेंगे। सिनगैमी जब हो जाएगी तो अब अंदर जब दोनों पास में आए तो अंदर का क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेंगी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, प्लाज्मोगैमी। फिर क्या होता है, फिर और अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कैरियोगैमी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आगे चल के दोनों के न्यूक्लियस के अंदर के क्रोमैटिन मटेरियल मिक्स करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी एम्फीमिक्सिस कहलाती है। अब हम बात करते हैं ये सारे जो डायग्राम है ये इसी फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए गए हैं, और इनको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले होती है प्रोसेस कैपिसिटेशन की। इसमें क्या होता है, कॉपुलेशन के बाद में स्पर्म इजैकुलेट होता है, ठीक, स्पर्म का इजैकुलेशन या स्पर्म का इजैकुलेट होगा और फिर कहाँ पहुँचेगा, वेजाइना में। ये प्रोसेस कहलाती है इंसेमिनेशन। क्या कहलाती है, इंसेमिनेशन। कितने स्पर्म पहुँचते हैं, 200 से लेकर 300 मिलियन ऑफ स्पर्म पहुँचते हैं। यहाँ पर है 300 मिलियन ऑफ स्पर्म, ठीक। और उसके बाद में जब स्पर्म इतने पहुँचते हैं, लेकिन लास्ट में फैलोपियन ट्यूब तक केवल 200 से लेकर 250 ऑफ स्पर्म पहुँचते हैं। हमने देखा कि अब इसमें एक प्रोसेस होती है, जैसे स्पर्म में कुछ आगे देखिए साइन लगे हुए हैं, ये क्या है, प्रोटीन्स लगी हुई हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये एंजाइम्स हैं। ये क्या होते हैं, सबसे पहले इनको ही हटाया जाता है। तो कैपिसिटेशन की प्रोसेस यहीं पर वेजाइना में स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले इनको हटाया जाता है, स्पर्म बंधे हुए पड़े रहते हैं, इनको खोला जाता है। यहाँ पे जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, इनको भी क्या किया जाता है, शांत किया जाता है, न्यूट्रलाइज्ड किया जाता है। तो सबसे पहले स्पर्म के हेड से ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा प्रोटीन, इन सबको हटाया जाता है। डाइल्यूशन किया जाता है बैक्टीरिया, मैक्रोफेज सेल्स, ऑर्गेनिक एसिड के साथ। फिर क्या होता है कि वेजाइना में जो कैल्शियम आयन स्पर्म के साथ में सेमिनल फ्लूइड के साथ में आए हैं, या फिर हम ये कह दें सेमन के साथ में आए हैं, उनके अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट थे। वो कैल्शियम आयन क्या करते हैं, एक एंजाइम को जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है, स्पर्म लाइसिन, अगर हम स्पर्म लाइसिन नहीं, उसको बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिन। वो फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, क्योंकि स्पर्म जब इंसेमिनेट होकर यहाँ पर आते हैं तो ये बंधे हुए पड़े रहते हैं। पहले स्पर्म नहीं इतनी तरीके से मोटाइल होकर एकदम चल देते हैं, जब यहाँ पहुँचते ये हमेशा क्लॉट होकर सेमेन के अंदर बंधे हुए पड़े रहते हैं। कैल्शियम आयन फाइब्रिनोलाइसिन को उठाता है, ये क्या करता है, इनकी डीक्लॉटिंग, जो रस्सी से बंधे हुए होते हैं, इनको क्या कर देता है, ओपन कर देता है। और ओपन करने के बाद में अब ये क्या करेंगे, ये मोटाइल होकर अब ये आगे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक। अच्छा, बढ़ते हुए गए तो कहाँ गए, वेजाइना, वेजाइना से सैर्विक्स, सैर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब, और कितने पहुँचे लास्ट में, कितने 200 से 250 ओनली स्पर्म पहुँचे, जबकि 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म थे, पहुँचे कितने, 200 से 250। रीज़न, कुछ को बैक्टीरिया मार देता, कुछ को मैक्रोफेज सेल्स मार देती, कुछ एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है, अच्छा, जो 200 से 250 यहाँ पर पहुँचे हैं, उनमें से सभी नहीं फ्यूज़ करते हैं, उनमें से केवल ओवम के साथ एक ही फ्यूज़ करता है। अब क्या होगा कि एक्रोसोम आएगा, जैसे ये मान लीजिए 3 स्पर्म है, इनमें से एक ही स्पर्म देखिए एंटर कर रहा है, बाकी 2 जो है वो वहीं बाहर रुक गए हैं। जो एंटर कर रहा है सबसे पहले क्या होगी, उसकी एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, मतलब कि इसके एक्रोसोम पर जो होगा, सबसे पहले ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर से एक एसिड है जिसको बोलते हैं हेलोयूरिक एसिड। क्या होती है, हेलोयूरिक एसिड होती है। ये हेलोयूरिक एसिड क्या करती है, ये जो कोरोना रेडिएटर सेल इससे जुड़ी हुई होती है बहुत ज़्यादा, इसको जोड़ने के रखने का काम करती है। सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, जिस एंजाइम के द्वारा करते हैं उसको बोलते हैं हेलोयूरोनिडेज। क्या बोलते हैं, हेलोयूरोनिडेज। उसके बाद हम देखते हैं ये कोरोना रेडिएटा की लेयर है, इस कोरोना रेडिएटा की लेयर को भी हमें ब्रेक डाउन करना है। तो भैया जब स्पर्म जाएगा तो पहले इस लेयर को भी तोड़ेगा, तो ये किसकी हेल्प से टूटती है, पेनिट्रेटिंग एंजाइम, मींस पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को, सेल्स को ब्रेक करने का काम करता है, ताकि स्पर्म को जगह दे आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़े तो देखा जोना पेलिसिडा की लेयर है, इसके लिए एक एंजाइम होता है जोनालाइसिन, जिसका दूसरा नाम होता है एक्रोसिन, ठीक।
अब ये इसको ब्रेक करके जैसे ही अंदर पहुंचा पेरीविटिलाइन स्पेस से होता हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। जैसे ही अच्छा यहाँ पर एक प्रोसेस और होती है, स्पर्म के ऊपर एक प्रोटीन होती है, इनको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। क्या बोलते हैं? एंटी फर्टिलाइजिन। और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजिन। ये क्या होता है? ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? कोरोना रेडिएटा के अंदर की तरफ, मतलब कि ये अंदर वाली लेयर यहाँ पर और जोना पेलिसिडा के बाहर और उसके अंदर। अच्छा, ये फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो ओवम में प्रेजेंट है, इसके ऊपर कोड होते हैं ZP2 और ZP3। ये फर्टिलाइजिन प्रोटीन के ही कोड हैं। ये एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन जैसे ही आपस में आकर चिपकते हैं वैसे ही एक प्रोसेस हो जाती है जिस प्रोसेस को बोलते हैं एगल्टिनेशन। तो ये एगल्टिनेशन बहुत पूछा जाता है। एगल्टिनेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है? तो जोना पेलिसिडा के बाहर फर्टिलाइजिन जो प्रोटीन होती है वहाँ पर होती है। ठीक सॉरी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन। वो जो ऊपर के दो डायग्राम बने वो फर्टिलाइजेशन कोन। जोना पेलिसिडा को जैसे ही टच किया, एक फर्टिलाइजेशन कोन अंदर की तरफ बनने लगी है। लेकिन यहाँ पर अंदर कुछ चेंजेस होते हैं सेकेंडरी oocyte का oocyte में, लेकिन ये इसको अभी रोक के रखेंगे। रीज़न ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है ना, ये फर्टिलाइजेशन कोन वाली, ये फर्टिलाइजेशन कोन वाली जो होती है ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली को बोलते हैं जोना रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। जोना रिएक्शन का मतलब है कि जोना पेलिसिडा भाई कुछ काम करेगी, जोना पेलिसिडा कुछ काम करेगी। जोना रिएक्शन हो गया। ये क्या करती है? पॉलीस्पर्मी को बहुत जल्दी रोकती है। पॉलीस्पर्मी को बहुत जल्दी रोकती है। मीन्स क्या कर देगी? जैसे ही एक स्पर्म एंटर करा, जोना पेलिसिडा को टच करते हुए अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहुंचा, ये क्या करेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एकदम सॉलिड बना देगी। अब सॉलिड कैसे बनाएगी? उसका डीपोलराइजेशन हो जाएगा। कैसे? जैसे ये यहाँ पर टच किया, अंदर के जो सोडियम चैनल्स जो थे, ये बाहर सोडियम आयन के पॉजिटिव चार्ज है, ये सोडियम चैनल्स हैं, अंदर है निगेटिव चार्ज। जैसे ये टच करा, सोडियम पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ भागेगा, ये भागा अंदर, ये भागा। अब अंदर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बाहर कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। और जैसे ही बाहर निगेटिव चार्ज आया, तुरंत ही क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होकर जोना पेलिसिडा एकदम अपने आप को बहुत टाइट करके रख देगी, बहुत टाइट करके रख देगी, ताकि एक भी स्पर्म अंदर की तरफ ना पहुंच पाए। नेक्स्ट क्या रिएक्शन होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन। अच्छा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ होते हैं? पेरीविटिलाइन स्पेस में होते हैं। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और पेरीविटिलाइन स्पेस के बीच में कौन से ग्रेन्यूल्स होते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। सबसे पहले जैसे ही ये हुआ, चैनल के तुरंत अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ओवम के अंदर एंडोप्लाज्म में, वो क्या करेगा? कैल्शियम आयन निकालेगा। ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और उनसे क्या निकलेगा? वेसल्स बस्ट होगी, एक थिक लेयर बन जाएगी। कहाँ पर? पेरीविटिलाइन स्पेस में बन जाएगी। और पेरीविटिलाइन स्पेस में जैसे ही स्पर्म बने आगे, तो पहले जोना पेलिसिडा पहले से ही अपने आप को मजबूत करके रखी, धोखे वाले एक और स्पर्म अगर अंदर एंटर कर गया है तो अंदर कौन अब मजबूत हो गया? पेरीविटिलाइन स्पेस हो गया। तो अब दूसरा स्पर्म किसी कीमत पर अंदर जा ही नहीं सकता है। ठीक। नेक्स्ट प्रोसेस आती है इवेंट फर्टिलाइजेशन। अब लास्ट में अंदर जो केवल पहुंचेगा वो क्या पहुंचेगा? डीएनए। एक्रोसोम तो ये सारा प्रोसेस करके हट गया। अब एक्रोसोम के बाद कौन क्या होता है? डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है स्पर्म का। अब ये स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर गया, इधर फीमेल का न्यूक्लियस आया, दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे? फ्यूज़ हो जाएंगे आकर। ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जब निकलते हैं इसी जो कैल्शियम आयन से की हेल्प से, तो ये कैल्शियम आयन एक काम और करता है, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर निकालता है जो अंदर सेकेंडरी oocyte। हम लोगों ने oogenesis पढ़ी थी। oogenesis में हमने दो केस देखे थे, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब और नहीं होता है तब। तो हमने देखा था कि सेकेंडरी oocyte बेचारा पड़ा हुआ है मेटाफेज सेकेंड में रुका हुआ है। जब वो रुका हुआ है और वो बेचारा ओवो में नहीं हो पा रहा है, ओवो में तभी होगा जब स्पर्म आएगा। और जैसे ही स्पर्म आएगा, स्पर्म ने कैल्शियम आयन रिलीज करवाए, कैल्शियम आयन से एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स रिलीज हुई, तो मेटाफेज के बाद वाली फेज कौन सी है? एनाफेज प्रोमोटिंग जो फैक्टर है ये कहेगा भैया ऐसा है मेटाफेज हटो, और एनाफेज तुरंत जाए और एनाफेज की आगे की प्रोसेस करवाएगा और सेकेंडरी oocyte किस में चेंज हो जाएगा? oocyte में चेंज हो जाएगा।
ऊटिड में चेंज हो जाएगा, तभी स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के साथ में जाकर क्या करेगा, जुड़ जाएगा और एक क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, वो ये होते हैं कि कैल्शियम आयन जो होते हैं वो कौन से प्रमोटिंग फैक्टर को रिलीज़ करते हैं, तो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को रिलीज़ करते हैं, जो किसको तोड़ने का काम करता है, सेकेंडरी oocyte को जो मेटाफेज में रुका हुआ है उसको ब्रेक डाउन करेगा, अरेस्ट जो हुआ था उसको ब्रेक डाउन करेगा और किसमें कन्वर्ट करेगा, ऊटिड में करेगा। उसके बाद डीपोलराइजेशन जो होता है वो किस चैनल की हेल्प से होता है, सोडियम की कैल्शियम, तो सोडियम चैनल की हेल्प से होता है। किस रिएक्शन में होता है, तो जोना रिएक्शन में होता है। उसके बाद में एंटी फर्टिलाइजन जो होते हैं वो स्पर्म पर होते हैं कि ओवम पर, तो किससे वो एंटी फर्टिलाइजन स्पर्म पर होगा, फर्टिलाइजन ओवम पर होगा। तो ये सभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस पर बनते हैं फर्टिलाइजेशन पर। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं क्लीवेज। ठीक, तो क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज होता है रैपिड माइटोटिक डिवीज़न। ये माइटोटिक डिवीज़न की ही तरह होता है लेकिन कुछ उसमें डिफरेंस होता है। उन्हीं चीज़ों को आगे लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।